हेलो एवरीवन। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा फोर्थ चैप्टर साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लेके जो भी साइलेंट फीचर्स है उसके वो हम देखेंगे। शुरुआत में मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ डू लाइक और सब्सक्राइब, क्योंकि इससे बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है हमें। और ऐसे ही हम ये वीडियोस की जो जर्नी है, हमारी ये जो सीरीज़ है, वो ऐसे ही हम आगे बढ़ाते रहें। इसलिए हमें आपके मोटिवेशन की बहुत बहुत ज़रूरत है, प्लीज़। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो अब तक हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने उसको बनाया है, और उसके जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो भी हमने देखा। और उसके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के गठन से लेके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने उसको कैसे पार्लियामेंट में पारित किया, अप्रूव किया और अडॉप्ट किया, वो जर्नी हमने देखी 1950 तक। अब उसके कुछ फीचर्स हम देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में हम कुछ फैक्ट्स हम जानेंगे, ठीक है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज स्पेशल एंड यूनिक इन इट्स कंटेंट एंड स्पिरिट। अब देखो, हाँ है, सभी के कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन है, सारे सभी देशों के, पर हमारा जो है वो रियली स्पेशल और यूनिक है। वो किस प्रकार से, वो हम देखेंगे। हमारा हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के, बाकी के देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस देखे, और हमने उस हिसाब से हमारे लिए जो भी बेस्ट था वो हमने वहाँ से पिक किया, हर एक कॉन्स्टिट्यूशन से, और हमने वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था। तो देखते हैं ये कैसे कैसे क्या क्या हमने ऐड किया है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में, ये आपको एक ओवरव्यू देगा कि हम पॉलिटी में, एम लक्ष्मीकांत के पॉलिटी में क्या क्या सीखने वाले हैं। तो ये बात ध्यान में रखना कि आप जब ये साइलेंट फीचर्स देखोगे तो आपको बहुत ओवरबर्डनिंग लगेगा, ओवरवेलमिंग लगेगा कि भाई ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं एकदम से बताई गई है, और इसको आप एक ही मतलब इस चैप्टर में ही बाय हार्ट करने का या फिर याद रखने की कोशिश करोगे। तो ऐसा मत कीजिए। बिल्कुल रिलैक्स रहिए, क्योंकि आगे आगे जाते जाते हर एक जो भी पॉइंट है इसमें, वो आगे जाके पूरी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ये बार बार आपका रिवीजन हो जाएगा और आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली वो फिट हो जाएगा। इसलिए डोंट वरी, जस्ट सिट टाइट, आगे जाके ऑटोमेटिकली आपके ध्यान में बहुत सी चीजें आ जाएंगी। तो इस चैप्टर को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन मत लेना। हाँ, पर फैक्ट्स बाद में जाके जब आप आगे जाओगे और फिर इसको बाद में पीछे देखोगे इस चैप्टर को, तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ जाएगी। फिर आप इसका रिवीजन करना, फिर आपको बहुत ये मीनिंगफुल लगेगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। Even though it has borrowed ideas from the constitutions of many countries, it still has many distinct and unique features that make it different from all other constitutions in the world. अभी अभी मैंने बताया। मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत ही मेरे जो भी थॉट्स हैं उस हिसाब से मैं बताता हूँ, पर ये ऑटोमेटिकली वहाँ रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये अच्छी चीज़ है हमारे लिए। तो यही है, हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस के ये देखे हैं, पर टू बी प्रिसाइजली अगर बोला जाए तो हमारा ऐसा कोई डुप्लीकेट हमने किसी दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन का हमने बनाया नहीं है, ठीक है। हमने हमारे लिए जो भी बेस्ट है वो हमने वहां से उठाया है। It is important to understand that many of the original features of the Indian Constitution as it was adopted in 1949 has been significantly changed over time. मैंने पिछले भी कई सेशंस में बताया कि ऐसा नहीं कि हमने प्रियम्बल लिया, कॉन्स्टिट्यूशन लिया और शेड्यूल्स लिए और बस हो गया काम, यही अब हम आगे यही हम 1949 से लेके अभी तक वही यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है, अमेंडमेंट्स हुए हैं, वो हम आगे जाके जाते जाते देखेंगे। तो डोंट वरी, आगे जाके वो बाय हार्ट होगा। जब करना है तब आपको बाय हार्ट करना ही है, आपको वो दिमाग में रखना ही है। अभी के लिए सिर्फ सुनो, ठीक है। These changes happened because of many amendments made to the Constitution. Some of the important amendments that brought major changes includes Seventh Amendment, 42nd Amendment, 44th Amendment, 73rd Amendment, 74th Amendment, 97th Amendment और 101 Amendment।
तो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, इसके बाद भी हुए हैं। तो इसके बाद के भी कोई इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है वो भी हम देखेंगे। पर अभी के लिए ये याद रखना कि बहुत सारे चेंजेस हुए। आपको अभी याद रखने की ये चीज है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस हुए। ऐसा नहीं है कि जो पहले था वही हमने यूज किया। Among these, the 42nd Amendment Act of 1976 is especially important. It made a large number of changes to many parts of the Constitution. Because of the importance and number of changes, it is often called the mini Constitution. इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशन में ये आता है आपका इमरजेंसी के बाद का। इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी लगाया था, इसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, और ये एज ए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह देखा जाता है। इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट का जो 42nd अमेंडमेंट है, ये बहुत बार आगे जाके रिपीट होगा। तो आपको ये याद रखना है 42nd अमेंडमेंट में क्या हुआ था। तो आप एक काम कर सकते हो, जब आपका ये पूरी तरह से सेशंस हो जाएंगे, सारे लेसन्स हो जाएंगे, तब जाके आप अमेंडमेंट्स को पूरे ऐसे ब्रॉड वे से देखना। पहले सुन लेना, पहले इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन कर लेना, फिर आगे जाके लेसन्स में आप कहाँ कहाँ पे 42nd अमेंडमेंट्स आया है, अगर याद रहा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एंड ऑफ दीज सेशंस आप सारे अमेंडमेंट्स एक बार देख लेना। और वो दिए भी है, वैसे ही दिए हैं पॉलिटी में, एम लक्ष्मीकांत ने वो वैसे दिए भी है। तो हम बाद में एट द एंड में जाके अमेंडमेंट्स ठीक से बैठ के ठीक से ये याद करेंगे, फिर हमें वो कनेक्ट डॉट जो है वो कनेक्ट होंगे सारे लेसन्स होने के बाद, चैप्टर्स होने के बाद। हाँ, ये वहां पे पढ़ा था इसलिए ये यहाँ पे है, ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, वो इजी हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए बस सुनो। ठीक है। However, in the केशवानंद भारती केस, ये एक इम्पॉर्टेंट, जैसे 1940 1976 का ये अमेंडमेंट इम्पॉर्टेंट है, वैसे केशवानंद भारती जो केस है वो भी हम आगे जाके बहुत बार सुनेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट केस है। ठीक है। The Supreme Court made an important decision. It said that Parliament can amend the Constitution using its power under Article 368, but it cannot change the basic structure of the Constitution. Okay, this means some fundamental features of the Constitution must always remain the same and cannot be changed. अब देखो आपने आ, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बनाया किसके लिए था। हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ लोग ऐसे है कि उस टाइम का ऐसा कंडीशन था कि बहुत सारे लोग अनएजुकेटेड थे, उनको पता भी नहीं था कि अपने राइट्स कैसे मांगे। राइट। तो हमारे जो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो भी लोग थे, उन्होंने हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब बनाते वक्त कुछ ऐसी चीजें डाली जो बहुत इंपॉर्टेंट थी सर्वाइवल के लिए, लोगों का डेमोक्रेसी रहने के लिए। बहुत सारी चीजें ऐसी थी इंपॉर्टेंट, जो हटाई तो बहुत सारे, मतलब लोगों का उसमें बहुत नुकसान होगा, कंट्री का बहुत सारा नुकसान होगा। लाइक फंडामेंटल राइट्स, अगर आपने उसमें उस फंडामेंटल राइट्स में छेड़छानी की, मान लो आप ऐड करो, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स अगर नीड है उस सिचुएशन की तो ऐड करो, पर अगर उसमें से निकाल दिया, ठीक है, इनइक्वालिटी चालू हो गई। इक्वल राइट्स जो है, इक्वल सभी को एक ही कटघरे में देखने का जो हमारा राइट है, ठीक है, 14 जो हमारा आर्टिकल है, वो अगर हमने फॉर एग्जांपल निकाल दिया तो क्या होगा, फिर से वो ब्रिटिशर्स के रूल की तरह हो जाएगा। जो भी जिसके भी इन्फ्लुएंशियल पीपल है वो सरवाइव कर जाएंगे, और जो नॉन इन्फ्लुएंशियल है, जिनके पास पावर नहीं है, वो वैसे ही रह जाएंगे। अगर आपने आर्टिकल 32 ही निकाल दिया, जो कि हमें राइट देता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को अगर किसी ने फंडामेंटल राइट्स आपकी छीनने की कोशिश की, तो आप वो कोर्ट में जाके उसको अपील कर सकते हैं, उसके खिलाफ लड़ सकते हैं। तो अगर वो ही निकाल दिया तो इन फंडामेंटल राइट्स का यूज क्या होगा फिर ये फंडामेंटल राइट्स देख के भी कोई ये नहीं है, राइट, यूज ही नहीं है उसका। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने आपका फंडामेंटल राइट ही छीन लिया, तो आप कहाँ पे जाके उसका ये करोगे, उसके लिए न्याय मांगोगे, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, इसलिए ये कहा गया, केशवानंद भारती केस में ये कहा गया कि आप बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको हाथ नहीं लगा सकते। ठीक है, जो कोर है इसका, उसको हाथ नहीं लगा सकते। बाकी की चीजें आप कर सकते हो, आप अमेंडमेंट्स भी कर सकते हो, नो इश्यू इन दैट, पर आप बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगा सकते।
ये बात बहुत क्लियरली अभी जो मैं बता रहा हूँ, ये बहुत चीजें क्लियरली आपके दिमाग में फिट कर लेना। यही बाद में जाके आपको एज अ ये इम्पोर्टेंट लगेगा, मतलब यही माइंडसेट से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड। तो व्हाई इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सो लॉन्ग? पहला हमारा ये साइलेंट फीचर्स में से पहला है। तो सॉरी सॉरी तो हमारा पहला है लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये क्यों है, ये देखते हैं हम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन में होता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश में कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा लिखा हुआ नहीं है, जो भी वहाँ के लॉज होंगे वो डायरेक्टली आपके मतलब अमेंडमेंट से या फिर कोर्ट में ही वो हो जाते हैं। उस हिसाब से ही आप ये कॉन्स्टिट्यूशन ही वैसे हो जाता है, लॉज बना देते देते हैं वहाँ पे। ठीक है, अमेरिका में रिटन है, ठीक है, ब्रिटिश में रिटन नहीं है। इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। इट इज वेरी लार्ज, डिटेल्ड एंड कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स। ठीक है, अब देखो है भी वैसे। अब यहाँ पे ट्राइबल एरियाज है, यहाँ पे बैकवर्ड एरियाज है, यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग लिटरेचर है, अलग अलग यहाँ पे लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बस एक ही रिलीजन के लोग हैं या फिर एक ही तरह के लोग रहते हैं, है ना। हर एक बंदे का जो रिलीजन फॉलो करने का जो ये है वो अलग है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम कहते हैं सब तरह के लोग रहते हैं। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स को इसमें कवर करके यहाँ पे इनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। तो जाहिर ये ऑब्वियस है कि ये वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स कवर करेगा ये, राइट। तो यस, ये लॉन्गेस्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। इट वॉज फर्स्ट अडॉप्टेड इन 1949, जैसे हमने बात की थी। उसमें हमने देखा प्रियम्बल हमें मिला, 395 आर्टिकल्स थे जिसमें 22 पार्ट्स थे और 8 स्केड्यूल्स थे। अब अब 2024 तक आते हुए प्रियम्बल में अराउंड 470 आर्टिकल्स है और 25 पार्ट्स है और 12 स्केड्यूल्स है। ठीक है, तो और ये अभी तक का जो नंबर है वो 470 आर्टिकल्स का नंबर है। आप ऑनलाइन भी अपडेट करके देख सकते हो कि अभी अपडेटेड नंबर क्या है, पर ये 470 का है अभी भी। 7th एडिशन में 470 ही आर्टिकल्स दिए हैं। तो यस, तो ये इतने आर्टिकल्स हमें बाद में मिले। तो ये आर्टिकल्स में अमेंडमेंट्स हुआ, और मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होके ये 470 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स बन गए, राइट। अब देखो, चेंजेस ओवर टाइम, अबाउट 20 आर्टिकल्स एंड वन पार्ट वेर रिमूव्ड। ओके, अभी तक जो इंपॉर्टेंट मेजर चेंजेस है वो हम अभी देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं बाद में हम देखेंगे। अराउंड 95 आर्टिकल्स, 4 न्यू पार्ट्स and 4 new schedules were added. No other country's constitution has so many articles and schedules. Okay, ये क्यों है? ये क्यों है? क्योंकि तब की कंडीशन ऐसी थी कि मतलब हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी जनक थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो बहुत सारे उसमें लॉयर्स थे। हमने ये बात की थी पहले। तो वो लॉयर्स होने की वजह से उनको सब कुछ एकदम परफेक्ट चाहिए था। वो कहते हैं ना कि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, वैसे उन्होंने सब कुछ लिख के रखने का सोचा, और इसलिए उन्होंने ये सारा लिख के रखा था। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी कोई पार्ट ऐसा नहीं था कि जो छूट गया था लिखने से, राइट। तो क्यों है ये इतना हमारा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों है लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों है? तो 4 मेन रीजंस है। जोग्राफिकल रीजंस मैंने अभी बताया आपको। हमारा कोई ऐसा एक ही कंट्री नहीं है पूरी तरह से। हमारा जो कंट्री है वो बहुत सारे रिलीजन्स में, बहुत सारे कंसेप्ट्स में, हमारे बिलीव्स में बटा हुआ है। हमारा जो पोशाक है, जो हमारा ड्रेसिंग सेंस है, वो हर स्टेट में अलग है। ठीक है, हर एक स्टेट का कल्चर अलग है, हर एक स्टेट का वे ऑफ लिविंग अलग है, राइट।
तो हर एक स्टेट का अगर अलग है तो उस हिसाब से उनका जो भी नेचुरल कल्चर है उसको डिस्टर्ब ना होते हुए हमें हमारा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था जो सबके लिए समान हो, उनके कल्चर उनके बिलीफ को ठेस न लगाते हुए, धक्का न लगाते हुए ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। इसलिए ज्योग्राफिकल रीजंस की वजह से बहुत सारी चीजें हमें सोचनी पड़ेगी, किसको क्या करें, कहाँ पे कौन से कल्चर को कैसे बचाए, या फिर ट्राइबल्स को कैसे बचाए, उनको प्रोटेक्शन कैसे दिया जाए, बैकवर्ड क्लासेस को कैसे प्रोटेक्शन दिया जाए, इलिटरेसी थी, एजुकेशन के बारे में कैसे किया जाए, ये सारी चीजें थी। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों को लेके हमें ये सोचना था। अब देखो, हिमाचल प्रदेश हो या फिर मतलब नॉर्थ के साइड की जो चीजें हैं, जोग्राफिकल रीजंस की वजह से हमारा वहाँ पे कल्चर अलग है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में अलग है, राइट, राजस्थान में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, साउथ में अलग है, राइट। तो उस विचार से ये थोड़ा सा सब सोच विचार करके ये चीजें करनी पड़ी। हिस्टोरिकल रीजन, अब देखो ये इन्फ्लुएंस्ड था, हमारा जो हमारी जो असेंबली थी ये इन्फ्लुएंस्ड थी हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है उसकी वजह से। और 1935 के बहुत सारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बहुत सारी चीजें उठाई भी है, राइट। तो वहां से बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि वहां पे भी बल्कि था, वो कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत बल्कि था, बहुत सारे उसमें चीजें लिखी हुई थी, राइट। तो इसलिए वो हमने वैसे ही लिया था, हमारा भी वैसे कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा बना, राइट। वन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट। अब देखो हमारे यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि फेडरल का फेडरल अलग है, स्टेट्स का अलग है, राइट। तो हमारे यहाँ पे ऐसा है कि सारा इकट्ठा एक ही कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया, right? तो सेंट्रल के लिए भी एक ही कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट्स के लिए भी एक ही कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ एक ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें सेंटर का भी पार्ट हमने कवर किया है, स्टेट्स का भी पार्ट कवर किया है। मेनी लॉयर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मैंने अभी बताया कि दे प्रेफर डिटेल्ड रूल्स, उनको ये डिटेल में चाहिए था, कुछ भी ना छूटे, सब कुछ सिस्टमेटिक हो, सब कुछ लिखा हुआ हो, ताकि आगे जाके किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। और ये सही भी था। क्यों सही था? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन था वो बहुत कम लोगों के पास था। और ये जब आप स्पून फीडिंग जब करते हो, जब किसी दूसरे लोगों को जिनको एजुकेशन नहीं है उनको बताना जब आपको पड़ता है, तब ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि कहीं पे तो वो लिखा हुआ हो, तब जाके वो आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, ठीक है। Also, in India, many things that other countries handle through normal laws or traditions were directly written to the constitution itself. तो मैंने अभी बताया कि ट्रेडिशंस हो या फिर कोई भी ऐसा चीज हो जो नॉर्मली भी आप लॉ बना के कर सकते हो, पर वो हमने ऐसे नॉर्मली नहीं रखा, उसको हमने रिटन फॉर्मेट में लिखा है, रखा है, इसलिए वो बल्कि बना, राइट। ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, अब ये और एक फीचर है। अब देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज टेकन आइडियाज हैज टेकन आइडियाज फ्रॉम मेनी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशंस एंड लॉज। इट आल्सो इंक्लूड्स आइडियाज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मैंने अभी बोला कि इसको 1935 का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, ठीक है। और हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से इसको पिक किया है, राइट। Dr. B.R. Ambedkar proudly said that India's constitution was written after studying all the known constitutions of the world. ये हमारे लिए एक्चुअली बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मतलब क्रिटिसिज्म्स ऐसे हुए कि आपने तो बस इधर उधर से उठा के इसको बना दिया, इसको आपने खुद का आपने क्या ऐसा बनाया, राइट। हमने खुद का ऐसा किया कि जो बाकी के देशों का जो भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उनका जो वो एक्सपीरियंस था, एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीजें वहां पे भी चेंज हो गई होंगी, राइट। तो पब्लिक को या फिर हमारे समाज को, हमारे कंट्री को संभालने के लिए जो भी चीजों का उन्होंने चेंजेस किया होगा, वो कुछ एक्सपीरियंस से ही किया होगा। तो वो एक्सपीरियंस हमें बहुत फायदेमंद हुआ। हमने वो एक्सपीरियंस लिया बहुत सारे कंट्रीज से, और हमने ऐसा नहीं किया कि वो पूरी तरह से उन्होंने ऐसे किया तो हमने भी वैसे ही किया।
हर एक कंट्री का जो भी अच्छा है, जो हमारे कंट्री के लिए जो इम्पोर्टेंट होगा और बेनिफिशियली होगा, वो ही हमने पिक किया। और इसमें गलत क्या? अब देखो, फंडामेंटल राइट जो है, क्या फंडामेंटल राइट आप उसमें कुछ चेंज कर सकते हो? जो बाकी के देशों में वो अपने जो भी पब्लिक है, अपनी जो लोग हैं, उनके लिए जो फंडामेंटल राइट रखा होगा, ऑब्वियसली वो बाकी के देशों में भी सेम होगा। उसमें आप क्या चेंज करोगे? है ना? तो ऐसा ही है पार्ट। कुछ ऐसा नहीं है कि आप कुछ अलग कर सकते हो। जो मतलब किसी और देश ने ऐसे किया तो हम वैसे करेंगे, ऐसा नहीं है। जो भी बेसिक फैक्टर्स जो है, जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है, वो तो आप किसी भी कंट्री में जाओ, आपको वो बेसिक ही दिखाई देगा। इक्वालिटी का जो राइट है, वो सभी के यहाँ पे इक्वली दिखेगा। अगर किसी ने कुछ जुर्म किया या फिर कोई क्रिमिनल केस है, उसको सजा तो देनी ही पड़ेगी ना। आप तो ऐसे नहीं कहोगे कि हाँ छोड़ दो उसको। राइट? तो ऐसा ही है। ठीक है। तो बहुत सारे चीजें हमारा कॉन्फ्लिक्ट होगा या फिर सेम लगेगा, पर वैसे ही तो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। राइट? हियर इज हाउ डिफरेंट पार्ट्स वेर इंस्पायर्ड: स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशंस, मोस्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब देखो स्ट्रक्चर में कैसे होता है कि गवर्नर है, कोर्ट्स है, ठीक है, या फिर जो हमारा पब्लिक सर्विसेज से यूपीएससी। राइट? तो ये हमने कहाँ से पिक किया? यही से पिक किया। इमरजेंसीज है तो हमने कहाँ से पिक किया? यही से 35 से ही पिक किया। राइट? तो ऐसा है, मतलब हमने बहुत सारी चीजें, ये एज एन एग्जाम्पल है कि कहाँ कहाँ से हमने कैसे पिक किया। फिलोसॉफी, फंडामेंटल राइट्स, ये हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। ठीक है। पॉलिटिकल, ये डीपीएसपी जो है हम बाद में जाके देखेंगे क्या है। अभी आप सिर्फ सुनो, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता डीपीएसपी तो अरे यार ये क्या है डीपीएसपी, ऐसा नहीं, आगे जाके ये हो जाएगा। पॉलिटिकल आइडियाज, कैबिनेट सिस्टम, रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। ठीक है। तो अब नेक्स्ट है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। अब देखो ये अदर सोर्सेस कौन कौन से हैं? हमने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान, यहां से हमने ये पिक किया है। द बिगेस्ट इन्फ्लुएंस was the Government of India Act 1935, from which we borrowed federal system, judiciary, governors, emergency powers, यूपीएस मतलब पब्लिक सर्विस कमीशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। अभी मैंने आपको बताए थे इसके पहले स्लाइड पे। तो ये ऐसा है, हमने 1935 एक बहुत इन्फ्लुएंशियल डॉक्यूमेंट था हम पे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे। इनफैक्ट more than half of India's constitution is either the same as or very similar to the 1935 एक्ट। आधे से ज्यादा हमारा तो 1935 का एक्ट जो है वही हमने फॉलो किया है। ठीक है। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो देखो इसमें ये एक जो फीचर है, इसमें हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन कैन ईदर बी रिजिड और फ्लेक्सिबल। ओके। तो अब हम देखेंगे कि देखो यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत रिजिड है, उसको आप चेंज ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, इजीली नहीं कर सकते, ये बहुत डिफिकल्ट है यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेंज करना। और अगर आप यूके का देखोगे तो बहुत ही फ्लेक्सिबल है कि मान लो कि जैसे टाइम चला जाता है, जैसे जनरेशन्स चेंज होती है, तो वो ऐसे मानते हैं कि जैसे जैसे चेंजेस आ जाएंगे वैसे वैसे हम भी हमारे लॉज जो है, जो भी हमारे पब्लिक के लिए, हमारे जो भी लोगों के लिए अच्छा होगा उस हिसाब से हम चेंजेस करते जाएंगे। तो ऐसा यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है वो, और वो ऑर्डिनरी लॉ जो है वो पारित करते हैं और वो उसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मिक्स ऑफ बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। हमारे यहाँ पे दोनों भी यूज यूज किया जाता है कि मान लो कि जो भी इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें हैं जिसको कुछ अमेंडमेंट चाहिए तो उसके लिए रिजिड है, और कुछ चीज़ें हैं जो बहुत सिंपल है उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी है। हम दोनों भी यूज करते हैं। तो वो कैसा है हम देखेंगे। हाउ कैन इट बी चेंज्ड? हाँ, अमेंडमेंट्स हम देखेंगे कैसे चेंज किए जाते हैं। द प्रोसीजर इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 368। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स। अभी के लिए बस सुनो, आगे जाके आपको भी समझ में आ जाएगा, ये आगे के लेसन चैप्टर्स में कौन कौन सा
ऐसा अमेंडमेंट है जो इम्पोर्टेंट है और उसको मेजोरिटी चाहिए, वो भी आपको समझ में आ जाएगा बाद में जाके, ठीक है। अभी सिर्फ वो कैसे कैसे कौन कौन से अमेंडमेंट्स के टाइप्स है वो हम देख लेते हैं। पहला है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। अब देखो इसमें क्या चाहिए, नीड 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। 2/3 जो भी मेंबर्स हैं वो प्रेजेंट चाहिए और वोटिंग करते हुए भाई चाहिए, ठीक है। ऑल्सो नीड अ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ ईच हाउस। अब देखो 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग मतलब क्या, जो भी मान लो 300 लोग हैं, ठीक है। 300 मेंबर्स अभी पार्लियामेंट के उस सेशन में अवेलेबल है, और उनके जो भी तू मान लो 300 है तो उसमें से 200 तो कम से कम यस कहे। 200 प्लस मतलब 201 जो है मेंबर्स, उन्होंने यस कहना चाहिए। 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। अब देखो अब ये हो गया एक सिनेरियो। मान लो 543 जो हमारा पार्लियामेंट का जो भी लोकसभा सभा का जो भी नंबर है, उस लोकसभा के 543 अगर मेंबर्स वहां पे प्रेजेंट है तो उसका 2/3 कितना होता है, 362। अगर 362 से कम अगर मिल गए, ठीक है, अगर 300 लोगों ने उसको यस कहा तो भी नहीं चलेगा, ठीक है। आपको 362 और जो बचे हुए 243 है वो अगर कहेंगे नो, तो मान लो कि ये मेजोरिटी फिर भी आपका वो पारित नहीं होगा, ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है, आल्सो नीड्स अ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ ईच हाउस। अब देखो टोटल मेंबर्स कितना है लोकसभा का, 543, ठीक है। 543 का हाफ 272, मतलब हाफ प्लस वन तो 272 होता है। आपको 272 कम से कम आपको ये जो नंबर है मतलब यस जो है पॉजिटिव जो है वो 272 से ऊपर चाहिए। तो आपके ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। मान लो अब देखो ये दो सिनेरियोज मैंने दिए। मान लो अगर 300 मेंबर्स अभी प्रेजेंट है पार्लियामेंट में और ये अमेंडमेंट का चल रहा है सेशंस। अब देखो ये 300 मेंबर्स आपके वहां पे प्रेजेंट है। अब 543 से ये कम है मतलब 300। अब अगर पहला हम देखेंगे पहला सिनेरियो कि 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो 300 का 2/3 कितना हो गया, 200, ठीक है। और ये 200+1 होगा, इतना मेजोरिटी चाहिए आपको ये अमेंडमेंट पारित करने के लिए। ये पहला सिनेरियो उसने फुलफिल करना चाहिए। दूसरा सिनेरियो क्या है, दूसरा दूसरा एक और एक इम्पोर्टेंट ये क्या है कि मेजोरिटी ऑफ द हाउस। मेजोरिटी हाउस की कितनी है, हाफ ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द हाउस, ठीक है। तो मतलब आपको कितने चाहिए, 272 कम से कम वोट्स चाहिए, 300 में से 272 वोट्स। और दूसरा है 201 आपको मेंबर्स। ये दोनों भी जो है इसमें से जो भी बड़ा होगा ये फुलफिल होना चाहिए। इसमें से जो भी मतलब अभी के 300 अगर है तो इसके सिनेरियो में आपको 272 प्लस आपको जो मेंबर्स है उन्होंने यस कहना कहना चाहिए, ठीक है, तभी ये जाके फुलफिल होगा। ये ध्यान ध्यान से बैठ के ये देखना और पॉज करके ये देखना, फिर आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो दूसरा सिनेरियो क्या है कि मान लो कि अभी पूरे जो हॉल है वो खचाखच भरा है, 543 जो आपके मेंबर्स हैं वो पूरी तरह से आ गए हैं, ठीक है। अब उसमें से आपको अगर 2/3 अगर आपको एक अमेंडमेंट करना है स्पेशल मेजोरिटी से, तो आपको 2/3 उसका मतलब कितना आता है, 362 आपको मेंबर्स ने उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना चाहिए। तो उसमें से अगर मान लो 300 लोगों ने ही उसको यस कहा, तो ये 300 जो नंबर है, ये जो सेकंड हमारा जो रूल है, दूसरा जो हमारा सेकंड जो हमारा ये है इंपॉर्टेंट रूल है कि जो मेजोरिटी है लोकसभा की मतलब +1 हाफ +1 जो मेजोरिटी है लोकसभा की मतलब 272 जो है, 543 का हाफ 272 मतलब एक ऐड करके, तो वो कम से कम होना चाहिए। ऐसा जो सेकंड हमारा लॉ है इंपॉर्टेंट रूल है, उससे तो ज्यादा ही है। 300 मेंबर्स ने यस कहा है तो ये ज्यादा ही है। पर जो अभी 543 जो टोटल मेंबर्स अभी प्रेजेंट है उस लोकसभा के सेशन में, उनका 2/3 कितना होता है, 362। तो वो फुलफिल हो रहा है क्या यहाँ पे, तो नहीं हो रहा, तो ये अमेंडमेंट नहीं हो सकता। तो इस तरह से ये काम करता है, ये बहुत मतलब ये इसीलिए रिजिड है।
कि आपको ये दोनों जो भी ये है ये फुलफिल होना चाहिए, इसमें से जो भी बड़ा होगा, जो भी इंपॉर्टेंट है वो फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा है ये आप थोड़ा सा बैठ के सुनोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम दूसरा सेकंड टाइप ऑफ अमेंडमेंट जो है वो देखते हैं। तो स्पेशल मेजॉरिटी प्लस अप्रूवल ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट। अब देखो इसमें कैसे है कि आपको जो स्पेशल मेजॉरिटी अभी हमने देखी, वो स्पेशल मेजॉरिटी उसके साथ साथ आपको हाफ ऑफ द आपका जो स्टेट है, आपके जो स्टेट्स हैं उसके हाफ कम से कम आधे स्टेट्स ने उसको अप्रूवल देना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ये सेकेंड टाइप का है। और थर्ड टाइप की जो मेजॉरिटी है वो ऐसी है सिंपल मेजॉरिटी, ये 368 जो आर्टिकल है उसके अंडर आती नहीं है, ये सिंपल मेजॉरिटी है। कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो सिंपल मेजॉरिटी से भी आप मोस्टली मोस्टली जो बहुत सारे जो ये है वो आप सिंपल मेजॉरिटी से भी कर सकते हैं, ऐसा है। ठीक है, this mix makes the constitution rigid in some places and flexible in others. Okay, तो कुछ चीज़ों में इसको रिजिड बना दिया है और कुछ चीज़ों में इसको सिंपल बना दिया है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। India has a federal system, means power is shared between central government and state government। अब ये देखो जो इंडिया की जो पावर है ये हमें पता है कि सेंट्रल और स्टेट इसके बीच में शेयर्ड है। अब कौन कौन सी चीज़ें हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उसके राइट्स है, मतलब पावर्स है, कुछ कौन सी चीज़ें हैं जो स्टेट के तरफ उसके पावर्स है, ये हम आगे जाके देखेंगे इसको, डोंट वरी, बाद में हम इसको देखेंगे हर एक चैप्टर में। इट हैज़ द टिपिकल फीचर्स of a federal system, two level of government, okay, सेंट्रल एंड स्टेट। यहाँ पे हम क्लियरली देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी है हमारी और स्टेट गवर्नमेंट भी है। डिवीजन ऑफ पावर्स, हर एक देखो डिवीजन ऑफ पावर्स ऐसा भी है कि स्टेट और जो सेंटर है इसके बीच में भी डिवीजन ऑफ पावर्स है। और दूसरा हम और एक डिवीजन ऑफ पावर्स देखेंगे जिसमें लेजिस्लेचर्स, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर्स और जुडिशियल जुडिशरी, इनके बीच में भी डिवीजन ऑफ पावर्स है। डिवीजन ऑफ ये है वो किसी को मतलब जुडिशियल अलग सा इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, पार्लियामेंट का या फिर लेजिस्लेचर का एक अलग सा पार्ट है, एडमिनिस्ट्रेटर्स का अलग सा, एग्जीक्यूटिव्स हम कहते हैं उनका अलग सा एक रोल है। ये हम देखेंगे कैसे ये तीन टाइप्स या फिर तीन कॉलम्स में इसको डिवाइड किया गया है, हम देखेंगे आगे जाके, इंटरेस्टिंग है वो। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है सभी के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, सभी के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम होगा। डिफिकल्ट टू अमेंड, कुछ चीज़ ऐसी है जो बहुत डिफिकल्ट है अमेंड करने के लिए। हमने अभी देखा मेजॉरिटी कैसी चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी, और जो भी हमारी टोटल मेंबर्स है उसकी मेजॉरिटी चाहिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अभी मैंने बताया कि जुडिशरी का जो रोल है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब जो जुडिशरी का जो भी काम है वो लेजिस्लेचर्स पे या फिर एग्जीक्यूटिव्स पे डिपेंडेंट नहीं है। इसलिए तो हमारा जो सिस्टम है बहुत स्ट्रांग है। हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने इसका जो ब्लेंड है वो इतना सही रखा था कि देखो बैलेंस दिखता है आपको, कि कभी देखो कभी अगर लेजिस्लेचर या फिर जो पार्टीज है वो अगर अपने लिमिट से आगे जाने लगी, अपने लिमिट से भी ज़्यादा कुछ करने लगी, तो उसको फिर से लेवल पे लाने के लिए जुडिशरी का काम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जुडिशरी रिव्यू जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करता है, कि जो संविधान है उसके हिसाब से ही सारी चीज़ें इंटैक्ट रहे, वो चेंज ना हो, उसका जो मेन कोर है वो चेंज ना हो, लोगों को जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो एम है या फिर उसका जो मीन है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ही इसलिए गया था कि लोगों को इसकी जो डेमोक्रेसी है वो बरकरार रहे, ठीक रहे, लोगों को उसका फायदा हो, इसलिए वो कहीं पे स्टेबल रहे, इसलिए जुडिशरी का काम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसीलिए जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको अलग रखा गया, इसके पास अलग रखे गए। टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, बाय कैमरलिज्म है।
लोकसभा राज्यसभा आपको देखने को मिलता है। बट एट द सेम टाइम इट also हैज मेनी यूनिटरी नॉन फेडरल फीचर्स। स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारे, ओनली वन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द होल कंट्री। अब देखो आप यूएस में जाओगे तो हर एक स्टेट का लॉ अलग है। उस वहाँ का फेडरल का आपको भी पासपोर्ट लेना पड़ता है, फिर सिटीजनशिप लेना पड़ता है, और स्टेट का भी लेना पड़ता है आपको, ऐसा है। तो सिंगल सिटीजनशिप हमारे यहाँ पे कौन से भी स्टेट में जाओ, कैसे भी जाओ, आपको फ्री, आप कहीं पे भी मूव हो सकते हैं, कर सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। और ये उल्टा है यूएस में, ठीक है। सम पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इजीली चेंज्ड। ओके, कुछ पार्ट ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इजीली चेंज करने के जैसे। सेम जुडिशियल सिस्टम फॉर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट। अब देखो सेंट्रल के अंडर स्टेट्स के आते हैं। यूएस अगर कहीं पे जाओगे तो फेडरल का अलग है, स्टेट का अलग है जुडिशरी। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे एक ही है, जो कि पूरा का पूरा हमारे कंट्री के लिए एक ही जुडिशियल सिस्टम है। सेंट्रल के बाद आएगा स्टेट, स्टेट के बाद आएगा फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल, ऐसे, ठीक है। स्टेट गवर्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द सेंटर, सेंटर उनको अपॉइंट करता है। ऑल इंडिया सर्विसेज लाइक आईएएस आर कंट्रोल्ड बाय सेंटर। ओके, इमरजेंसी प्रोविजंस गिव मोर पावर टू द सेंटर। अब देखो आईएएस जो ऑफिसर्स होते हैं उनको अपॉइंट करने की जिम्मेदारी, उनको ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी सारे के सारा सेंटर करता है, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो आईएएस ऑफिसर जो होते हैं वो सेंटर के अंडर आते हैं, सेंटर के वो ऑफिसर्स होते हैं, वैसे अगर देखा जाए तो, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस गिव मोर पावर टू द सेंटर। ये भी सही है कि देखो अगर हमारे यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी हो गई तो सेंटर के पास पूरी तरह से पावर जाती है। जैसे कि हमारा पहले भी नेशनल इमरजेंसी पड़ी है हमारे यहाँ पे, तो उस टाइम पे सेंट्रल के पास सारे के सारा पावर जाता है, ठीक है। और फिर जो स्टेट का जो एक आध दूसरे स्टेट में जो इमरजेंसी लगती है वो भी है। तो उस केस में भी 356 के अंडर जो इमरजेंसी लगती है वो भी हम देखेंगे आगे जाके कैसी है, उसमें स्टेट के पास कौन से पावर्स रहती है, कौन सी नहीं रहती है, कौन से इमरजेंसी में स्टेट के पास पावर्स रहती है, कौन से में नहीं रहती है, कौन से इसमें जो वहाँ की जो विधान परिषद विधानसभा है वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाती है, कहाँ पे नहीं हो जाती है, ये हम देखेंगे इसको, ठीक है। और फिर also the word federation is not used in the constitution। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई कहीं पे फेडरेशन ऐसा वर्ड यूज नहीं किया है, जैसे कि यूएस में वगैरह है कि फेडरेशन करके वहां पे यूज किया है। आर्टिकल 1 कॉल्स इंडिया अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ पे समूह है स्टेट्स का, यहाँ पे कोई ऐसे नहीं फेडरल हमारे और आपके बीच में कोई एग्रीमेंट है, इस तरह से नहीं वहां पे काम चलता या हमारे यहाँ। दिस मीन्स इंडिया वॉज नॉट फॉर्म बाय एन एग्रीमेंट। अब देखो यहाँ पे वही लिखा है कि एग्रीमेंट नहीं है किसी इसमें कि हमारे बीच में ये ऐसा ये रहेगा, रिलेशन रहेगा, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है। हम सब एक ही है, आप छोड़ नहीं सकते। आप कौन सा भी स्टेट ऐसे नहीं बोल सकता कि हम यहाँ से इंडिया से हमें दूर होना है या फिर हमें इंडिया से बाहर पढ़ना है, ऐसा नहीं हो सकता। ये अगर मान लो कभी, अगर ये आगे जाके हम पढ़ेंगे इसको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन ऐसा है कि अगर किसी भी कारणवश हमें अगर कोई हमारा जो एरिया है वो अगर किसी और कंट्री को या फिर पूरी तरह से उसको हाँ सेपरेट करना है इंडिया से, तो उसके लिए मेजॉरिटी वाला जो स्पेशल मेजॉरिटी वाला जो अमेंडमेंट है वो करना पड़ता है, और इसको एज अ अमेंडमेंट की तरह लिया जाता है, ठीक है। वो हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे है जिसमें स्पेशल मेजोरिटी अमेंडमेंट्स है, किसमें डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास ही पूरा तरीके से राइट्स होता है कि उसमें कुछ जरूरत नहीं पड़ती। मान लो कि किसी हमारा जो लैंड का जो भी एक जितना भी लैंड है वो अगर कम नहीं होने वाला, पर अगर हम किसी को कोई और लैंड देके हम उनकी जमीन ले रहे हैं, उनकी जमीन ले रहे हैं, और हम हमारी तरफ से उनकी जो जमीन थी वो हम उनको दे रहे हैं, और हमारी जमीन उनकी तरफ से ले रहे हैं। हमारा बांग्लादेश के साथ ऐसा ही हुआ था, हम आगे देखेंगे उसको, उस केस को। तो उस केस में एडमिनिस्ट्रेटर्स को पूरी तरह से पावर है
कि वो उसमें अपना काम कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा हो कि हमारी जमीन ही दूसरे को हम दे रहे हैं, तो उस केस में ही पार्लियामेंट से उसको पास करना पड़ता है। ठीक है। तो एक्सपर्ट्स ने क्या क्या कहा है इस फेडरल के बारे में, ये देखते हैं। केसी कहते हैं कॉसी फेडरल, नॉट फुल्ली फेडरल है। हमारी जो सिस्टम है वो कॉसी फेडरल है, वो फुल्ली तरह से फेडरल नहीं है हमारी। ठीक है। मॉरिस जोन्स कहते हैं बार्गेनिंग फेडरलिज्म। ओके। ग्रैनविल ऑस्टिन कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आइवर जेनिंग्स कहते हैं फेडरेशन विद ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। ठीक है। ऑदर्स फेडरल इन फॉर्म, यूनिटरी इन स्पिरिट। अब देखो ये जो शब्द है, ये आप इसका अनुमान लगा सकते हैं क्या कहना है इन लोगों को और कैसा है। पर एक मैं बात आपको बता देता हूँ कि ये जो है, इसके PYQs में पिछले MCQs पड़े हैं, तो ये थोड़ा सा करके जाना, ये कभी कभी पूछ देते हैं वो। ठीक है। तो यही है आज का हमारा सेशन। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये एज अ मोटिवेशन होगा। हम जो ये सीरीज़ बना रहे हैं उसके लिए हमें भी पता चलेगा कि हाँ भाई, कोई तो सुन रहा है हमारा, और आपको ये पसंद आ रहा है। ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, टेबल जो लास्ट का जो टेबल है वो ठीक से कर लेना। उससे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं, तो प्रीलिम्स के लिए जो एंड चैप्टर के एंड का जो टेबल है वो कर लेना। अगला जो सेशन है उसमें हम आगे इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। बाय।